हाँ जी, गांव वालों को जब भी बरसात की जरूरत होती तो उस पागल को बोलते कि तू नाच और बरसात हो जाती। हाँ जी, जब भी गांव वाले बोलते तू नाच तो क्या होता, बरसात हो जाती। तो गांव के बाहर कुछ लोगों को पता लगा कि यहाँ पे एक पागल नाचता है तो क्या हो जाती है, बरसात हो जाती है। तो गांव वालों ने, बाहर वाले गांव वालों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। हाँ जी, क्या बनाना शुरू कर दिया कि कैसे गांव वाले एक पागल नाचता और बरसात हो जाती है, ऐसा कभी होता है क्या? हाँ जी, क्या ऐसा कभी होता है क्या कि पागल नाचे और बरसात हो जाए? तो उन गांव वालों ने सोचा कि चलो परीक्षा ली जाए। हाँ जी, क्या ली जाए, परीक्षा ली जाए। वो लोग आ गए, कहते जी नचाओ अपने पागल को। हाँ जी, नचाओ अपने पागल को, हम देखना चाहते हैं कि बरसात होती है कि नहीं होती। तो गांव वाले बोला कि एक काम करो कि पहले आप नाच के दिखाओ, बरसात होएगी। कहते अगर पागल के नाचने से बरसात हो सकती है तो अपन नाचेंगे और बरसात पक्का होएगी। तो उन्होंने क्या किया, उनमें से 4 लोग आए और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया जी, नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते 1 घंटा हुआ, एक थका और एक थक के बैठ गया। इतने में थोड़ी देर में, आधे घंटे के बाद दूसरा थका और दूसरा थक के बैठ गया, तीसरा थका और तीसरा थक के बैठ गया, और चौथा थका और चौथा थक के बैठ गया। कहते जी देखो हमने प्रूव कर दिया कि नाचने से बरसात नहीं हो सकती। फिर आई बारी किसकी, पागल की। पागल को कहा गया जी नाचो। हाँ जी, क्या कहा गया, नाचो, हम भी देखेंगे कि बरसात कैसे होएगी। पागल ने नाचना शुरू किया। हाँ जी, पागल ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, और ऐसे करते 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 शाम हो गई। हाँ जी, क्या हो गई, शाम हो गई। शाम होते पूरी काली घटा छा गई। हाँ जी, शाम होते पूरी काली घटा छा गई और पूरी गड़गड़ाहट के साथ बरसात होनी शुरू हो गई। सभी ने तालियां बजाई। हाँ जी, सभी ने क्या किया, तालियां बजाई। और फिर पूछा गया कि ऐसा क्या करते हो आप कि हमने नाचा, हमने डांस किया पर बरसात नहीं हुई, ऐसा क्या करते हो आप कि आप नाचते और बरसात हो जाती है? हाँ जी, पागल से पूछा गया कि आप ऐसा क्या करते हो कि आप नाचते और बरसात हो जाती है? तो उस पागल ने 2 बातें बोली। हाँ जी, उस पागल ने 2 बातें बोली। जानना चाहेंगे? पक्का? उस पागल ने बोला कि जब भी मैं नाचता हूँ पहले तो मैं इस विश्वास के साथ नाचता हूँ कि जब मैं नाचूंगा तो बरसात हो रही है। हाँ जी, जब भी मैं नाचता हूँ तो इस विश्वास के साथ नाचता हूँ कि जब मैं नाचूंगा तो बरसात होएगी। और दूसरा पागल ने बड़ी समझदारी वाली और इम्पोर्टेंट बात बोली। हाँ जी, जानना चाहेंगे क्या? पहला, जब भी मैं नाचता हूँ तो इस विश्वास के साथ नाचता हूँ कि बरसात होएगी। और दूसरा, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बरसात। तो मेरी कामयाबी के पीछे
एक इंसान का साथ नहीं है। मेरी कामयाबी के पीछे सबसे पहले मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई मुकेश सिंदूरिया जी, भाई रविंदर जी का साथ है। उसके बाद दीदी एसके गरेवाल जी का साथ है। उसके बाद मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी अपनी दोनों मम्मा के लिए, मेरी मायके वाली मम्मा के लिए और मेरी ससुराल वाली मम्मा के लिए। क्योंकि जब हम फील्ड में निकलते हैं ना, हम पूरा घर संभालते हैं। परिवार के अंदर अगर प्यार बना रहे ना, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। उसके बाद मेरी कामयाबी के पीछे अगर हाथ है तो मेरी पूरी टीम का। एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगी अपनी टीम के लिए। और उसके बाद भाई जी बड़ी अच्छी चीज कहते हैं कि हाथ में हाथ हो। हाँ जी, हाथ में हाथ हो, तेरा मेरा साथ हो, बस इतना सा विश्वास हो तो जीत पक्की। तो मैं मार्केटिंग का काम किया करता था और मार्केटिंग का काम करते करते बहुत तकलीफें आती थी लाइफ के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग आई, जब लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग आई तो डायरेक्ट सेलिंग की ना तो पावर पता थी और कुछ बैड एक्सपीरियंस थे जिसकी वजह से इसको समझ नहीं पा रहे थे। तो शुरुआत की, जब शुरुआत की जबरदस्ती से कर दी शुरुआत। और एक जबरदस्त तालियां चाहता हूं, जबरदस्त से भी जबरदस्त तालियां चाहता हूं इस खूबसूरत, इस जबरदस्त ब्रांड के लिए जिसका नाम है वैदिक। उससे भी जबरदस्त तालियां चाहता हूं इस जबरदस्त ब्रांड के जबरदस्त फाउंडर बड़े भैया रविंदर सिंह जी के लिए। और जबरदस्त तालियां चाहता हूं हमारे बड़े भाई मुकेश सिंदूरिया जी के लिए। और एक बार जबरदस्त क्लैपिंग दीदी सुखविंदर कौर गरेवाल जी के लिए। और जबरदस्त तालियां यहाँ पे आए सभी वैदिक परिवार, सभी ग्रुपों के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों। आज अगर बात करें, जिस सिस्टम पे विश्वास नहीं था उस सिस्टम के अंदर काम किया, उस सिस्टम में काम करके जानना चाहते हैं यहाँ से कितने रुपए कमाए? वहां से पैसे कमाए जहां पे विश्वास नहीं था। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत अमाउंट कमाई है हम लोगों ने काम करके और एक बड़ा ही प्यारा सा रैंक मिला है जिसका नाम है डायमंड रैंक। और खूबसूरत इनकम 20,40,000 रुपए दोस्तों। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये पैसे कैसे कमाए? देखिए दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का, बट हाँ मैं आप लोगों को एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं किसी ना किसी के जरिए आए हैं, है ना? अपनों से अपनों तक, है ना? हम सब अपनों से अपनों तक यहाँ तक पहुंचे हैं। पर पूछिए क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद वो अपने जब हमें कुछ समझाने लगते हैं, जब हमें कुछ बताने लगते हैं तो हमें तकलीफ होने लगती है। हेलो भाई जी बैठे हैं मुकेश सिंदूरिया जी। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय इनके साथ बिता सकूं। ये उसका कारण है, उसका कारण है कि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं। और जब लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया बहुत दिक्कतें आई, बहुत दिक्कतें आई, बड़ी तकलीफें आई। जो भी देखता था ना वो हमारी हैसियत के हिसाब से हमसे बात करता था। शादी के फंक्शनों के अंदर स्टेज के ऊपर वही लोग डांस कर रहे होते हैं जिनकी जेबों में पैसा होता है। जिनकी जेबों में पैसा नहीं होता वो हॉल में सबसे पीछे होते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता था। तो भाई के पास मैं एक बार बैठा था और भाई जी के पास से मैं बैठा था मुकेश सिंदूरिया जी के पास। तो वो बता रहे थे कि हैसियत जो होती है वो होती नहीं है, हैसियत बनाई जाती है। तो जब आप काम करना शुरू करोगे इस सिस्टम के अंदर तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। देखिए दो चीजें होती हैं, प्लस माइनस, अंधेरा और, मानते हैं आप सभी, भगवान होता है और, मानते हैं आप इस बात को? तो देखिए एक चीज को समझिएगा, जब आप इस बिजनेस को करेंगे, जब आपकी जेब में थोड़े पैसे आएंगे, एक बार जबरदस्त तालियां चाहता हूं हमारे भाई दीपक आबा जी के लिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी शालीनता से, बड़ी सच्चाई से अपनी बात आप लोगों के सामने रख दी। और ये बताने के लिए भी एक बहुत बड़ा दिल चाहिए, इस बात को मानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए कि गलती मेरी है। तो जब हम काम करना शुरू करेंगे ना दोस्तों, तो हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो आएगी ईगो। क्या आएगी?
ईगो वो दुश्मन है जो हमें खत्म कर सकता है, हमारे डेजिग्नेशन को खत्म कर सकता है, हमें बिजनेस तक से आउट कर सकता है। ईगो किसी भी चीज का हो सकता है। भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई, हमें बहुत कुछ सीखा है भाई जी से, बहुत कुछ। और ये सब कुछ एलडीपी में ऐसे ऐसे इवेंट्स में सीखने को मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम एलडीपी में नहीं आ पाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम इवेंट्स में नहीं आ पाएंगे पैसे की वजह से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे इवेंट्स, ऐसे ऐसे सेशन हमें बहुत प्यारी प्यारी चीजें सिखाते हैं। तो जो ईगो होती है वो किसी भी चीज की हो सकती है, वो उम्र की हो सकती है, वो पैसे की हो सकती है। हो सकता है कि कोई हमारे बीच में यहाँ पे बैठा हो जो ऑलरेडी बहुत पैसे वाला है। हेलो, ऑलरेडी बहुत बड़ा पैसे वाला है, जैसे हमारे ठाकुर भाई है ना। पर देखो कितनी बड़ी बात है, उन्होंने अपनी ईगो साइड में रख के इस बिजनेस के अंदर कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है ना। कोई बहुत ज्यादा सुंदर हो सकता है सीनियर ना हो। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कल रात भाई जी के रूम में बैठे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, तो भाई एक बात बता रहे थे बड़ी अच्छी। और मैं वो बात बताने से पहले अपनी फिंगर क्रॉस कर लेता हूँ कि भाई बोल रहे थे कि हो सकता है कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, कल को इस दुनिया में मैं रहूं या ना रहूं। हेलो, ये सीखने की बातें हैं बहुत जबरदस्त कि मैं कल को इस दुनिया में रहूं या ना रहूं। एक बार जबरदस्त तालियां चाहता हूं मैं भाई जी के गुरु भाई गुरुदेव मंगल जी के लिए, मंगल सिंह जी के लिए, मंगल सिंह जी, जबरदस्त तालियां, खड़े हो गए। आज भाई जी के जो गुरु हैं वो इस दुनिया में नहीं है। तो भाई बता रहे थे कि आज भी मेरे पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, और मेरे को जो वो चैलेंजेस आते हैं तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है फैसला लेने के लिए। वो बताते हैं कि जब वो थे तो मैं उनके पास चला जाया करता था और मेरी हर बात का सोल्यूशन निकल जाता था, है ना। तो जब वो हमें भाई जी सिखाते हैं, आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो एक चीज में गरारी फंस जाती है। पूछे क्या? ईगो। जब वो कुछ सिखाते हैं, जब कुछ हमें बताते हैं, तो कई बार हमारे दिल में आ जाता है, सुन लेते हैं। जैसे भी भाई ने बताया ना, गाबा भाई ने बताया कि हम लोग जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हमारे अपना दिमाग आड़े आ जाता है कि ये नहीं, ये कर, जो हमें लगता है कि ये सही है। हम तो सोचते हैं कितना, हम सोचते हैं 1 या 2 कदम, कितना 1 या 2 कदम, पर हमारे जो गुरुदेव हैं ये सोचते हैं 100 कदम, 100 कदम। जिस चीज मैं और मीनाक्षी जब वर्किंग करते हैं तो बड़ी सारी चीजें ऐसी आती है, हम भी गलतियां करते हैं, हम भी करते हैं। कई बार भाई जी बोल देते हैं कि ये नहीं करना। बड़ी चीजें जब बोलते हैं, हम बड़ी चीजों का डिसीजन लेते हैं। जैसे भाई जी ने बोला गाड़ी नहीं लेनी तो नहीं लेनी, और उसका फायदा अब समझ में आ रहा है। अभी 10 दिन पहले बैठे बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि अभी गाड़ी नहीं ली, क्योंकि कुछ और मैनेजमेंट कुछ और थी। तो वो मैनेजमेंट में एक बार जबरदस्त तालियां चाहता हूं कि वो मैनेजमेंट हमें दी गई। तो होता क्या है कि जब हमें कुछ समझाया जाता है हम लोग नहीं समझते, बड़ी चीजें हम मान लेते हैं, छोटी छोटी चीजों में कई बार हम चोरी कर जाते हैं, चीटिंग कर जाते हैं। और रविंद्र भाई जी और मुकेश सिंधुरिया भाई जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि इंसान की हार के पीछे बड़ी बड़ी बातें का कारण नहीं होता, छोटी छोटी बातों का कारण होता है। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्या आप जानना चाहते हैं? ये कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिस्पेक्ट कीजिएगा उस इंसान की जो आपको इस बिजनेस में लेके आया। रिस्पेक्ट कीजिएगा उस इंसान की जो आपका सीनियर है। रिस्पेक्ट कीजिएगा उस इंसान की जो आपके कोच हैं, आपके मेंटोर हैं। रिस्पेक्ट कीजिएगा मैनेजमेंट की, और रिस्पेक्ट कीजिएगा लाइफ में अपने एल्डर्स की। ये कहानी मैंने जब मैं बहुत छोटा सा था तो मेरी दादी सुनाया करती थी, क्योंकि अब उस टाइम नॉलेज नहीं थी, नजरिया नहीं था। नजरिया तो सबके पास है पर नजरिया नहीं होता, तो नजरिया नहीं था। तो कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों कि एक बहुत बड़ा राज्य था, उस राज्य में एक राजा रहता था। राजा काफी बुजुर्ग हो चुका था और उसका एक निकम्मा बेटा था। एक ही बेटा था उसके पास और वो निकम्मा था, और वो राजा उसको बार बार समझाया करता था कि बेटा तुझे राजपाट संभालना है, तुझे राजपाट संभालना है, तो तू ये हरकतें मत कर, तू अपने आप को सुधार। पता नहीं कल को मैं रहूं या मैं ना रहूं, तुझे ये राजपाट संभालना है। अब क्योंकि लड़के की संगत करती थी और कुछ वो इस तरह से था,
तो उसने क्या किया, एक दिन मौका देख के अपने बाप का कत्ल करवा दिया, राजा का। अब जब उसका कत्ल करवा दिया तो उसको सीट मिल गई, जो गद्दी थी उस राजा को मिल गई, और उसने गद्दी पे बैठते ही हुक्म सुनाया कि इस राज्य के अंदर सबसे पहले तो मेरे दरबार में जितने भी बुजुर्ग हैं इन सबको मार दिया जाए। और जैसे उनको मार दिया उसके बाद उसने हुक्म सुनाया कि मेरे पूरे राज्य में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं इन सबका कत्ल कर दिया जाए। वो भी हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि इस पूरे राज्य के अंदर कोई भी बुजुर्ग इंसान, हमारे पंजाबी में बोलते हैं सियाना आदमी, नहीं बचा। जब वो नहीं बचा, उसी राज्य के अंदर एक लड़का था, उस लड़के को अपने बाप से बहुत प्यार था, तो उसने क्या किया, उसे समझ आ गया कि मेरे बाप को मार देंगे। उसने अपने घर के अंदर ये खड्डा खुदवाया और उस खड्डे के अंदर अपने बाप को बिठा दिया कि पिताजी आप इसमें रहिए, अभी मैं आपको बाहर नहीं निकाल सकता, अगर निकालूंगा तो ये मार देंगे, और ना भी मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आपको कहीं ले जा सकूं और कहीं रह सके। वक्त बीता, थोड़ा टाइम निकला, वो वैसे ही सब चलता रहा। एक बार उसी राज्य के अंदर एक राजा अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आया, राजकुमारी का। हेलो, क्या आप सभी साथ हैं? एक राजा अपनी बिटिया यानी राजकुमारी का रिश्ता लेकर आया, और उसने क्या किया, उस अड़ियल राजा के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त कुछ इस तरह से थी कि राजा मेरे 3 सवाल हैं, अगर आपने मेरे 3 सवालों का जवाब दे दिया तो मैं आपको अपनी बिटिया से ब्याह दूंगा, यानी उस राजकुमारी की शादी आपसे हो जाएगी। तो राजा ने उससे सबसे पहला जो सवाल पूछा वो ये पूछा, जानना चाहते हैं? कि मुझे राख की रस्सी चाहिए। क्या चाहिए? राख की रस्सी, राख। तो जब उसने बोला कि राख की रस्सी चाहिए, अब वो क्योंकि अड़ियल था, उसके अंदर बचपना था, उसको मैच्योरिटी लेवल नहीं था, तो उस राजा को इसका जवाब नहीं मालूम था। तो उस राजा ने उस राजा से, दूसरे राजा से बोला कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो उसने क्या किया, अब अपने दरबार में गया। किस दरबार में गया? जिसमें वो सभी बुद्धिजीवियों को मार चुका था। अब वहां पे जाके उसने वो सवाल रखा कि जो शख्स मेरे इस सवाल का जवाब देगा, मैं उसको राजपाट का कुछ हिस्सा दूंगा और बहुत सारा पैसा दूंगा। पर वहां पे जवाब मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि वहां पे कोई भी बुद्धिजीवी नहीं था। फिर जब वहां पे भी सब हार गए, तो फिर यही सवाल पूरे राज्य में फैलाया गया कि जो शख्स, जो आम इंसान मेरे इस सवाल का जवाब देगा, मैं आधा राजपाट और बहुत सारा धन उस इंसान को दूंगा। क्या इस बात का जवाब मिल सकता था? नो, क्योंकि उस राज्य के अंदर भी किसी भी सियाने इंसान को नहीं छोड़ा गया, सबको मार दिया गया। फिर ये सवाल कहां गया? उस लड़के के पास गया जिसने अपने बाप को छुपा के रखा हुआ था। उसने अपने बाप के कान में ये बात डाली कि आज राज्यसभा के अंदर ऐसा ऐसा मुद्दा उठा है और ये सवाल बोला गया है, और उन्होंने जवाब मांगा है, जो जवाब देगा उसको पैसा मिलेगा। तो उसके बाप ने बोला, एक काम कर, तू बनाकर लेकर जा राख की रस्सी। वो लड़का बोला, मुझे तो आती नहीं। तो बोला, चिंता मत कर, मैं तुझे बताता हूं। अगले दिन दरबार के अंदर वो लड़का हाजिर हुआ, और वो लड़के के हाथ के अंदर राख की रस्सी थी दोस्तों। और राजा हैरान रह गया कि ये कैसे करके ले आया। राजा ने उससे पूछा कि तू ये रस्सी कैसे बना के लाया? तो अब जानना चाहते हैं? उसके बाप ने उसको सिखाया कि एक लोहे की बड़ी सी टीन ले, उसके ऊपर एक रस्सी रख और उसमें आग लगा दे। तो आपको एक कहावत याद होगी कि रस्सी जल गई मगर। दूसरा सवाल पूछा गया राजा से कि आप अपने राज्य में दूध की नदी बहा के दिखाओ। तो राजा बोला कि दूध की नदी कैसे बहाए, इतना दूध कहां से लाए? तो उसको जवाब नहीं मिला, उसके मंत्रियों को जवाब नहीं मिला, जनता को नहीं मिला। फिर उस लड़के ने अपने बाप से पूछा, उसने बाप ने उसको उत्तर बताया, और अगले दिन फिर वो लड़का दरबार में खड़ा हुआ कि राजन, दूध तैयार है, आप नदी खाली करवा दीजिए। दूसरा सवाल भी वो जीत गया। उसके बाद आया तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बहुत ही खतरनाक था। राजा ने बोला कि एक राज्य के अंदर ऐसा शख्स होना चाहिए जो ढोल बजाता हो। एक बार तालियां होनी चाहिए बाजी के लिए। क्या था, मुझे इस तरह से ढोल बजता हुआ मिलना चाहिए कि गले में ढोल तो हो और आदमी के हाथ बंधे हुए हो पीछे, पर ढोल बजना चाहिए। बहुत मुश्किल था कि ढोल कैसे बजे।
अब फिर सारे हार गए, मंत्री भी हार गए, जनता भी हार गई। फिर उस वक्त पे वो लड़के को उसके बाप ने समझाया कि तू ऐसा कर और काम हो जाएगा। और दोस्तों अगले दिन वो लड़का दरबार में अपने हाथ पीछे करके चल रहा है और उसका ढोल बज रहा है पूरे दरबार के अंदर, धम 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 धम। अब राजा बहुत हैरान हो गया कि इस लड़के के अंदर ऐसा क्या है कि पूरे दरबार के अंदर, पूरे राज्य के अंदर किसी को कोई जवाब नहीं पता, ये लड़का अकेला जवाब कैसे दे रहा है। हेलो, जैसे आज आपने देखे ना ये सभी डायमंड्स खड़े हैं, सभी डायमंड्स खड़े हैं। एक बार तालियां चाहता हूं मैं हमारे पिंक डायमंड भाई सुशील ठाकुर जी के लिए, हमारे ब्लू डायमंड भाई धर्मेंद्र जी के लिए, नवीन कानून जी के लिए, और हमारे व्हाइट डायमंड भाई संजीव किंग जी के लिए। बड़ी दुनिया के मन में एक सवाल आएगा कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये फटाफट लेवल पे लेवल कर रहे हैं, अपनी टीम के लेवल पे लेवल ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं। तो उसका एक ही सवाल है, हमारे पास हमारे बुजुर्ग हैं। तो बस 1 मिनट लूंगा और आपका। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लड़का जब राजा के पास सामने हाजिर हुआ उस ढोल को लेकर, तो राजा ने पूछा कि आप ये कैसे कर पाए। पूरी जनता हार गई, सभी मंत्री हार गए, आप इसको कैसे कर पाए। तो उस राजा ने बताया कि इस ढोल के अंदर मैंने थोड़े सुराख कर दिए और इसके अंदर मधुमक्खियां डाल दी है मैंने। और वो क्या होता है कि वो इधर जाके ढम बजती है, इधर जाके ढम बजती है और मेरा ढोल बजता चला जा रहा है। अब क्योंकि उस राजकुमारी का जो बाप था वो दिमाग वाला था, वो सियाना था, तो उसने उसी टाइम बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लड़का आपको इस बात के जवाब दे पाए। जरूर इसके घर के अंदर कोई ना कोई एक बुजुर्ग और बुद्धिमान आदमी है। उसी वक्त उस लड़के के घर की तलाशी हुई और उस लड़के के घर से उसका बाप मिला। और जैसे ही बाप मिला, वो जो राजा था अड़ियल, वो आग बबूला हो गया। क्या हो गया? उसने बोला, उसने एकदम से हुक्म जारी कर दिया कि इस लड़के का और इसके बाप का कत्ल कर दिया जाए। तो वो राजकुमारी का जो बाप बैठा था, उसने उसी वक्त रोक दिया कि राजन, आप फिर गलती कर रहे हैं कि अगर ये बुजुर्ग आदमी ना होता, अगर इस लड़के ने अपने बाप को ना बचा के रखा होता, तो आपके पूरा राज्य वो 3 सवालों के जवाब देने में फेल हो गया था। तो यकीन मानिए उस राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस राजा ने वो पूरा राजपाट उस लड़के को दिया और खुद संन्यास लेके वहां से चला गया। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आज हमारे जो कोच हैं, आज हमारी जो मैनेजमेंट है, इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जवाब नहीं है। आप कोई भी बात पूछिए। आज अगर मैं और मीनाक्षी आज जब हमें इनवाइट किया गया ना, तो बड़ी प्यारी सी लाइन बोली अमित भाई ने कि ब्यूटीफुल कपल। एक बार हाथ देखना चाहता हूं कितने लोग मैरिड हैं यहाँ पे, और एक बार हाथ देखना चाहता हूं कितने लोग कपल में आए हैं इस एलडीबी में। कपल कितने? कपल एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए सभी के लिए, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों इन सभी के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये आपको कैरियर दे सकता है। जितने भी यहाँ पे आज यूथ है, जितने भी यंग लोग हैं और जितने भी यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं, उन सबको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ये एलडीबी सेशन लेने आए, तो आप कभी भी अकेले मत आए। आप अपने लाइफ पार्टनर को जरूर लेकर आए इस सेशन के अंदर, क्योंकि ये सेशन हमारे माइंड को सेट करते हैं। और अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस को लेकर, लाइफ पार्टनर नहीं मानता, हमारी भी खिटपिट होती है, ऐसी बात नहीं है। क्या होती है? जैसे सबकी होती है। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात हमें भाई जी ने बोली थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। हमें बड़ा प्यारा तोहफा दिया था भाई जी ने। क्या आप जानना चाहते हैं? भाई जी ने हमें एक लाइन बोली थी कि अगर तुम जिंदगी में खुशहाल रहना चाहते हो, तो कभी भी पति पत्नी की तरह मत रहना, अच्छे दोस्तों की तरह रहना। कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छे दोस्त बनना भी बहुत कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए भी दिमाग चाहिए, और वो दिमाग दे रहे हैं हमें भाई जी,
जब भी कोई खिटपिट होती है, कई बार मेरे अंदर का पति भी जाग जाता है, कई बार इनके अंदर की पत्नी भी जाग जाती है। उस टाइम पे मैं दिल से धन्यवाद करता हूं भाई मुकेश सिंदूरिया जी का कि वो उस, देखो पति नहीं जागता, पत्नी नहीं जागती, वो ईगो जागती है। और वो ईगो जिस दिन आपके अंदर जागेगी, पूछो क्या करेगी? आपको मरवाएगी वो ईगो। इससे पहले वो ईगो हमें मरवाए, हमें ही उस ईगो को मार देना है दोस्तों। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं मैनेजमेंट का कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया हमें और अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए। तो दिल से धन्यवाद है भाई जी मुकेश सिंदूरिया जी का और भाई रविंदर सिंह जी का। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं